हेलो एवरीवन। आज मैं फिर आप लोगों के सामने आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ, कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। इसमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स कोई भी कंप्यूटेशनल थिंकिंग होता कैसे है, इसके बिना हम लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, या ये अगर नहीं होगा तो हम लोग इस पर काम कैसे करते हैं। इसके लिए हम लोग को एल्गोरिथम का ज़रूरत पड़ता है, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, ये सब कुछ चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग आज इसमें देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, व्हाट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग। उसके लिए सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ता है कि प्रोग्राम क्या है जिसके ऊपर हम लोग को थिंकिंग करना है, जिसको कि हम लोग सॉल्व करना है। ये क्या है? इट इज अ सेट ऑफ कोड और इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग को करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन, जो सेट ऑफ कोड का जरूरत पड़ता है वो है प्रोग्राम। और उस प्रोसेस को जिसमें कि हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ कोड और इंस्ट्रक्शन, और द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। माइंड इट, फॉर एवरी प्रोग्राम देयर मस्ट बी प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ कोड्स, अदरवाइज इट मे नॉट वर्क प्रॉपर्ली। मतलब हमको कुछ भी काम करना होगा, कोई भी एक प्रोग्राम, कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, उसके लिए हमको उसके स्टेप्स को जानना होगा, उसके बारे में करेक्ट आइडिया लेना होगा कि वो कैसे काम करता है, क्या काम करता है, उसमें क्या हमको रिक्वायरमेंट है, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। ठीक है, इट मीन्स बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम वी मस्ट हैव अ क्लियर आइडिया और स्टेप्स for solving the program, so that execution of the program should be proper and flawless inside the computer. ठीक है, अगर सीक्वेंस ठीक नहीं होगा तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ठीक नहीं होगा। फ्लॉलेस अगर प्रोग्राम नहीं होगा उसका आउटपुट भी ठीक से नहीं आएगा। ओके, इसके लिए हम लोग को बहुत तरह का काम करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग कुछ स्टेप्स भी फॉलो करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। हम लोग हर एक दिन, हर एक मोमेंट में ये काम करते हैं कि कोई भी काम करने के लिए हम लोग को कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जिससे कि हम लोग पता कर पाते हैं कि काम कैसे होगा, काम को सॉल्व कैसे करेंगे, उसका क्या क्या स्टेप्स होगा और उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। उसके लिए देखिए, सबसे पहला लाइन वही लिखा हुआ है, वी हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम बिफोर वी बिगिन टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर इट। कोई भी काम का सॉल्यूशन अगर आपको खोजना है, उसके पहले देखना होगा कि वो प्रॉब्लम क्या है जिसका आपको सॉल्यूशन खोजना है। इफ वी आर नॉट क्लियर एज व्हाट इज टू बी सॉल्व, द पर्पस ऑफ डेवलपिंग अ प्रोग्राम विल नॉट बी फुलफिल्ड। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपका पर्टिकुलर पर्पस क्लियर नहीं होगा तो आपका प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, आप उसका सॉल्यूशन ठीक तरीके से नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। उसके लिए सबसे पहला टेक्निक, सबसे पहला प्रोसेस है हम लोग का एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? एक सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और कंप्लीटिंग अ स्पेसिफिक टास्क। कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन हम लोग लिखेंगे इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज, हम लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, इसलिए मैंने कहा हाई लेवल लैंग्वेज। तो वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन अगर हम लोग लिखेंगे, that will be called as algorithm. In computer, it is being written to instruct the computer how to perform a task. ठीक है, सॉरी, देखिए एक एल्गोरिथम नीचे लिखा हुआ है। लेट अस सी द स्टेप्स टू राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स। देखिए क्या किया, स्टेप नंबर 1, ऐसे ही हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं उसको, इसीलिए बोला गया स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या हुआ? स्टार्ट। स्टेप 2 क्या बोल रहा है? इनपुट फर्स्ट नंबर एज ए। ओके,
थर्ड स्टेप क्या है, इनपुट सेकेंड नंबर एज बी, ठीक है। और क्या होगा, स्टेप 4 यूज सम एज ए प्लस बी, सम को यूज करना जिसके अंदर a प्लस बी का एडिशन स्टोर रहेगा। स्टेप नंबर 5 विल बी डिस्प्ले सम, ठीक है। इसमें क्या होगा, सम जो यहाँ पे a प्लस बी का कैलकुलेशन हो गया है वो डिस्प्ले करेगा। और लास्ट में स्टेप नंबर 6 में पूरा एल्गोरिथम को हम लोग एंड या स्टॉप लिख देंगे। ये लैंग्वेज हम लोग का इंग्लिश लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कैसे एक प्रोग्राम सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज एल्गोरिथम, ठीक है। नेक्स्ट एक देखते हैं, इसको हम लोग एक्सप्लेन भी अभी करेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे उसका। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है, जैसा हम लोग को मालूम है एल्गोरिथम है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, तो फ्लो चार्ट है ग्राफिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस, किसी भी एक प्रोसेस का ग्राफिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। They are basically used to design a code and document to help viewers to see the logic of the process, ठीक है। अगर हम लोग किसी भी एक क्वेश्चन को, किसी भी एक प्रॉब्लम को डायग्रामेटिक व्यू से, सिंबॉलिक व्यू से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हुए सॉल्व करेंगे तो उसका लॉजिक और जल्दी क्लियर होगा, उसका थीम सबको बहुत इजीली समझ में आएगा। वी यूज डिफरेंट सिंबल्स इन फ्लो चार्ट which are linked together with arrows to show the flow of the direction of the process। क्या करते हैं हम लोग फ्लो चार्ट में, कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, अभी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे भी। कुछ सिंबल्स यूज करते हैं जो एक दूसरे से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शनल एरोज, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, व्हाट इज अ फ्लो चार्ट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर इसमें होता है, ठीक। एलिमेंट्स क्या है, इसका एलिमेंट्स है वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप बॉक्सेस और डायरेक्शनल एरोज, ये दोनों मैंने बता दिया ऑलरेडी अभी। और यूज ऑफ ए फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट यूज क्यों करते हैं, क्या जरूरी है यूज करना, लिखा हुआ टू स्पेसिफाई द मेथड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, टू प्लान द सीक्वेंस ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, कम्युनिकेट आइडिया और सॉल्यूशंस, ये सब डिफरेंट यूजेस हैं एक फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करने का। लेट अस सी its different symbols, its different shapes with their names and purpose। देखिए पहला क्या बोल रहा है, एलिप्स, इस तरह का एक शेप है जिसका यूज क्या है, स्टार्ट और एंड को इंडिकेट करना। फ्लो चार्ट सबसे पहले शुरू होता है स्टार्ट से और सबसे लास्ट में खत्म होता है एंड या स्टॉप से, ठीक है। तो उसके लिए हम ये ओवल शेप इलिप्स बॉक्स यूज करेंगे। दूसरा है पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम शेप का बॉक्स है। ये क्यों यूज होता है, यूज टू रीड डेटा और टू प्रिंट डेटा, मीन्स इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए ये सिंबल यूज करते हैं हम लोग फ्लो चार्ट में। नेक्स्ट है रेक्टेंगल, इस तरह का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसका काम क्या है, इट इज यूज टू शो द प्रोसेसिंग दैट टेक्स प्लेस इन द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में जो प्रोसेसिंग पार्ट होगा उसको डिस्प्ले करने के लिए हम लोग इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डायमंड शेप बॉक्स, डायमंड शेप बॉक्स कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग बॉक्स, ठीक है। अ डायमंड with two branches is used to show the decision making step in a flow chart। फ्लो चार्ट में अगर कभी भी डिसीजन मेकिंग हम लोग को करना होगा तो हम लोग इस बॉक्स का हेल्प लेंगे, ठीक है। इस बॉक्स में दो आउटपुट निकलेंगे एक इनपुट के कारण, और वो दोनों एक यस में होगा तो दूसरा नो में होगा, ठीक है। कहीं एक पॉजिटिव वैल्यू तो कहीं एक नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, कहीं यस तो कहीं नो। इस तरह का आंसर ही हम लोग को इस डिसीजन बॉक्स में मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शनल एरोज, ये क्या करते हैं, ये डायरेक्शनल एरोज हम लोग को कनेक्ट करते हैं, अलग अलग जो सिंबल्स हैं, एरोज आर यूज्ड टू कनेक्ट द स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट टू शो द फ्लो और सीक्वेंस ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में जो फ्लो होगा, सीक्वेंस होगा, वो फॉलो करने के लिए हम लोग सिर्फ डायरेक्शनल एरोज का ही हेल्प लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कनेक्टर,
Small circle are called connectors, which are used for connecting different parts of the flowchart. एक पार्ट से दूसरे पार्ट को अगर आपको कनेक्ट करना है तो इस तरह का एक स्मॉल सर्किल, उसके अंदर कोई अल्फाबेट, और ये अल्फाबेट एक जगह से दूसरी जगह आपके कंटिन्यूटी को शो कर देगा करेगा और वहां से आपका फ्लो ऑफ द फ्लो चार्ट कंटिन्यू होगा। ठीक है, लेट अस सी एन एग्जांपल। इसका एग्जांपल देखिए, एक एल्गोरिथम जो अभी हम लोग ऊपर देखे भी थे। स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 इनपुट फर्स्ट नंबर एज ए, स्टेप 3 इनपुट सेकेंड नंबर एज बी। ठीक है, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। उसके बाद सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, डिस्प्ले सम दैट मीन्स द प्रिंट सम, हम लोग प्रिंट करेंगे उसको, और लास्ट में एंड लिख देंगे। ये सब काम के लिए ये देखिए, ये है आप लोग का फ्लो चार्ट। ठीक है, इसी एल्गोरिथम को हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन में लिखे, तो इसी एल्गोरिथम को, इसी प्रोग्राम को अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए क्या होगा। सबसे पहला ओवल शेप बॉक्स और सबसे लास्ट में ओवल शेप बॉक्स। ठीक है, स्टार्ट और एंड के लिए हम लोग बोले ही थे पहला ओवल शेप बॉक्स। उसके बाद देखिए पैरेललोग्राम, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम, यहाँ पैरेललोग्राम और यहाँ पैरेललोग्राम। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर 1 इज ए, बी और ये प्रिंट सम। ठीक है, तो ए और बी इनपुट है, दो नंबर हमको मिल रहे हैं इसमें। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ इनपुट फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, और लास्ट में प्रिंट सम कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ जो डिस्प्ले सम लिखा हुआ है ये क्या है? आउटपुट है। तो हम लोग अभी देखे भी थे कि इनपुट, ये देखिए, टू रीड डेटा इनपुट और टू प्रिंट डेटा आउटपुट, ये दोनों के लिए पैरेललोग्राम शेप बॉक्स ही हम लोग के लिए यूज होता है, हम लोग यूज करते हैं इसी को। तो ये वही है। नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, ये जो पार्ट है प्रोसेसिंग का पार्ट, ये प्रोसेसिंग का पार्ट किस में होता है? रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स में। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स में हम लोग डेटा को कैलकुलेशन करते हैं, प्रोसेस करते हैं और उसका रिक्वायर्ड रिजल्ट हम लोग डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, ये है आपका एक नॉर्मल सिंपल सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट। इसमें क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम अप्रोच यूज है, मतलब लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 लाइंस का प्रोग्राम है और 1 से लेके 6 तक ही डेटा फ्लो करेगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? टॉप बॉटम अप्रोच। इसमें ऊपर से लेके नीचे तक सिक्वेंशियली डेटा फ्लो करेगा। हम लोग एक और देखे हैं बॉटम अप अप्रोच। हम लोग जब भी बाइनरी कैलकुलेशन देखते हैं वहां पे हम लोग देखते हैं बहुत बार जब बाइनरी से डेसिमल कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग उसको डिवाइड करते हैं 2 से, और रिमाइंडर को हम लोग राइट हैंड साइड में लिखते रहते हैं। एट द लास्ट रिमाइंडर को हम लोग रिवर्स में लिखते हैं और बॉटम से लेके ऊपर तक लेके जाते हैं। एक एक डिजिट को यूनिफॉर्मली लिखते हैं और उसको कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। ये क्या है? टॉप बॉटम अप्रोच। ये ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए टॉप बॉटम है, और उसमें बॉटम से जाते थे अप लास्ट तक, ऊपर तक, इसलिए उसको कहा जाता था बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, लेट अस प्रोसीड। यहाँ पे हम लोग देखें एक सिंपल सा फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट किए, मगर अगर कहीं पे कंडीशनल फ्लो चार्ट हुआ तो, अगर कहीं पे ऐसा हुआ जहां पे कोई एक कंडीशन रिप्लाई यूज किया जा रहा है तो वहां पर क्या होगा? वहां पे तो आपको डिसीजन बॉक्स यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक पार्टी में जाना है, गो टू बर्थडे पार्टी, आपको एक बर्थडे पार्टी में जाना है, उसमें आपको तो गिफ्ट खरीदना ही होगा। गिफ्ट के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो किताब खरीदेंगे या फिर कोई एक गिफ्ट कार्ड खरीदेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द मनी गिवन बाय योर पेरेंट्स। ठीक है, तो वही होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद गेट मनी,
इनपुट हमको डेटा मिल रहा है यहाँ पे। ये डेटा मिलने के बाद मैंने ये डायलॉग बॉक्स यूज किया डिसीजन मेकिंग के लिए। ये बॉक्स कैसा है? डायमंड शेप बॉक्स। इसमें लिखा हुआ इज मनी ग्रेटर देन 155, मतलब ये जो मनी आपको मिला क्या ये 155 से ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो आप क्या करेंगे? यस, यस में आपको बुक परचेज करना है, ठीक है। अगर कम हुआ, मान लीजिए 50 रुपया मिला है, तो उसमें क्या होगा? आपके पास नो ऑप्शन आएगा कि ये मनी तो 155 रुपया से ज्यादा नहीं है। आपको नो आंसर मिला और आपने एक गिफ्ट कार्ड खरीदा, ठीक है। दोनों ही केस में आपने परचेज किया, मगर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन यू हैड परचेज डिफरेंट थिंग्स एंड एट द लास्ट वी आर गेटिंग a particular output. That means we are going to a birthday party. It may be with the book, it may be with the gift card, ठीक है। तो ये जो इनपुट है पैसा मिलना, और ये जो आउटपुट है, ठीक है, ये भी यहाँ पे बॉक्स में गलती है। ये होना चाहिए था डिसीजन मीन्स पैरेललोग्राम से बॉक्स, ठीक है। ये पैरेललोग्राम से बॉक्स बनेगा। और लास्ट में स्टॉप, स्टॉप मीन्स फ्लो चार्ट खत्म हो गया। और ये बीच वाला पार्ट क्या है? बीच वाला पार्ट है प्रोसेसिंग, ठीक है। हम लोग जब भी प्रोसेस करते हैं तो इसी तरीके से प्रोग्राम को लेके फ्लो करते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन वी आर गेटिंग टू डिफरेंट आउटपुट्स एंड रिलेटेड टू आउटपुट वी आर गेटिंग द रिजल्ट, ठीक है। दिस इज डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट। लेट अस प्रोसीड द थर्ड टॉपिक, दैट इज pseudocode. What is pseudocode? Means the false coding. Pseudocode means false coding होता है, ठीक है। It is a form of structured English that describes algorithm. Algorithm को describe करने के लिए हम लोग एक structured form में English language में कुछ coding लिखते हैं called as pseudocode. It focuses on the logic of the algorithm without thinking about the syntax of the language. हम लोग किसी भी लैंग्वेज में सूडो कोड को लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग को उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का सिंटेक्स मींस द फॉर्मूला, द रूल्स रेगुलेशंस के बारे में कुछ यहाँ पे डिस्कस नहीं करना होता है, ठीक है। इसलिए बोला गया विदाउट थिंकिंग अबाउट द सिंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज। द मेन पर्पस ऑफ सूडो कोड इज टू एनहांस ह्यूमन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। सूडो कोड की हेल्प से क्या होता है? ह्यूमन का थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी इनहेंस होता है। अगर सूडो कोड अगर हम लोग लिखते हैं तो थिंकिंग कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, वो प्रोग्रामर का, द ह्यूमन का जो काम कर रहा होता है उसका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। दे आर कॉमनली यूज्ड इन द टेक्स्ट बॉक्स, दे आर कॉमनली यूज्ड in the textbooks for documenting algorithm and for sketching out the program structure before the actual coding is done, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा सूडो कोड एक्चुअल कोडिंग के पहले जो कोडिंग हम लोग लिखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में उसको कहेंगे सूडो कोड। इससे क्या होगा? आप एल्गोरिथम का डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर पाएंगे और स्केच कर पाएंगे कि आपको किस तरीके का प्रोग्राम लिखना है और ये कैसा काम करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स नॉन प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। क्या मतलब हुआ? ये नॉन प्रोग्रामर को भी समझने में हेल्प करता है कि ये कैसे प्रोग्राम का लॉजिक काम कर रहा है, कैसे डॉक्यूमेंट या डेटा फ्लो कर रहा है, किस तरीके से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा है। ये सब पार्ट, इस सब का लॉजिक एक नॉन प्रोग्रामिंग पर्सन भी समझ सकता है। वो किसके हेल्प से? तो सूडो कोड की हेल्प से, ठीक है। सूडो कोड मीन्स फॉल्स कोड, कोड नहीं होते हुए भी कोडिंग है, ठीक है। सूडो कोड इज नॉन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ठीक है। हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तब आउटपुट मिलता है, मगर सूडो कोड के लिए हमको एग्जीक्यूशन का जरूरत नहीं है। देखिए ये फ्लो चार्ट से कैसे डिफरेंट है। फ्लो चार्ट कैन बी कंसीडर्ड एज ग्राफिकल अल्टरनेटिव टू सूडो कोड, ठीक है। फ्लो चार्ट सूडो कोड का ग्राफिकल अल्टरनेटिव कहा जा सकता है, बट दे रिक्वायर मोर स्पेस ऑन पेपर,
ठीक है, 4 लाइन आपको लिखना है और उसके अगेंस्ट में फ्लो चार्ट में आपको अगर 4-5 बॉक्स बनाने पड़े तो वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इसीलिए कहा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो है pseudocode का फ्लो चार्ट, बट रिक्वायर मोर स्पेस ऑन पेपर। ठीक है, let us write a pseudocode for calculating the price of the product for adding the sales tax to its original price। ओरिजिनल प्राइस में सेल्स टैक्स ऐड करके आपको कैलकुलेशन करना है कि प्राइस क्या होगा किसी एक प्रोडक्ट का, उसका सूडो कोड एल्गोरिथम की तरह ही हम लोग लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखते हैं। तो इसीलिए देखिए पहले वही लिखता है, काम करना भी वही है। पहला काम क्या है, आपको प्राइस पता करना है, उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है पहले वो पता करना है। उसके बाद रेट क्या लगाया गया है उसको पता करना है, वो रेट के हिसाब से ही आपका सेल टैक्स कैलकुलेट होगा। सेल टैक्स में प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जब ऐड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टोटल प्राइस। ठीक है, और वो टोटल प्राइस को हम लोग प्रिंट कर देंगे और लास्ट में स्टॉप हो जाएगा या एंड हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, ये पूरा स्टेप सूडो कोड कहलाता है। लैंग्वेज इंग्लिश का स्टेप बाय स्टेप, और आपके पूरे थीम को आप जो कोडिंग लिखना चाह रहे थे उसको ये नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट होते हुए भी पूरा कोडिंग को समझा दे रहा है। स्टेप 1, रीड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। स्टेप 2, रीड द रेट ऑफ सेल्स टैक्स। स्टेप 3, कैलकुलेट सेल्स टैक्स। क्या करना है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ द सेल्स टैक्स। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई हुआ तो कैलकुलेट करेंगे टोटल प्राइस। टोटल प्राइस कैसे होगा, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट प्लस सेल्स टैक्स, अभी जो हम लोग कैलकुलेट किए उसके साथ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे तो मेरे पास टोटल प्राइस कैलकुलेट हो गया। अब उसको हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं। स्टेप 5 में लिखा मैंने प्रिंट टोटल प्राइस, तो ये टोटल प्राइस नाम का आउटपुट आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा और स्टेप 6 में एंड कर देंगे। ठीक है, ये पूरा एक सूडो कोड कहलाता है, फॉल्स कोडिंग। ये पूरा कोडिंग है, बस इसी को हम लोग किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे हम लोग का पाइथन है तो हम लोग किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ उसके सिंटेक्स को फॉलो करते हुए लिखेंगे तो ये आपका एक प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। अब प्रॉब्लम तो है आपके पास, प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना होगा, उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, कुछ टेक्निक फॉलो करते हैं। उस टेक्निक का पर्टिकुलर नाम है डिकम्पोजिशन। मतलब एक बड़े प्रोग्राम को, which means breaking down complex problem into smaller, manageable and simpler problems। मतलब क्या हुआ, डिकम्पोजिशन एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिसके हेल्प से हम लोग एक बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं, मैनेज करते हैं और उसको सिंपल प्रोग्राम बना देते हैं। ठीक है, इससे हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन a large and complex problem is broken down or divided or decomposed into smaller problems। ठीक है, स्मॉलर प्रॉब्लम में उसको डिकम्पोज या डिवाइड किया जाता है या ब्रेक डाउन तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इज ऑल्सो लेस एरर प्रोन। मतलब हम लोग का एरर का चांस बहुत कम हो जाता है इसमें, और ये हम लोग का टाइम भी सेव करता है। ठीक है, कोई भी एक प्रोग्रामिंग कोड, कोई भी एक काम, मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल नीचे दिया ही गया है, देखिए अ व्हीकल लाइक कार, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फर्स्ट मेक्स अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स रिक्वायर्ड फॉर इट। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कार बनाना है, कोई भी एक व्हीकल बनाना है, उस व्हीकल के लिए क्या करेगा, वो पहले डिफरेंट पार्ट्स जो जो उसका लिस्टिंग है उसको तैयार करेगा कि उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर आइटम को तैयार करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या करता है, इट देन डिकम्पोजेस द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्या किया, डिकम्पोज कर दिया। बोला
कि एक छोटी एक फैक्ट्री जो उसके काम से जुड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, इंजन्स बनाएगा, उसका बैटरी बनाएगा। दूसरा कोई फैक्ट्री उसका नट्स बोल्ट्स बनाएगा, ठीक है। तीसरा कोई फैक्ट्री होगा जिसमें फिनिशिंग होगा। इस तरीके से अलग अलग एक ही मकसद को, मैन्युफैक्चरिंग कार और व्हीकल, उसको अलग अलग तरीके से डिकम्पोज कर दिया और उसका काम इजी हो गया। सब लोग अपना अपना काम करके मेन प्रोग्राम के पास आए और सब लोगों ने, किसी ने जो नट्स बनाए थे नट्स लेके आए, जिन्होंने इंजन और बैटरी बनाया था इंजन और बैटरी लेके आए, ये सब एक साथ मिक्स हुआ तो क्या हो गया, एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिला इन अ फॉर्म ऑफ ए कार। हम लोग को एक कार रेडीमेड मिल गया। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी बनाना पड़ा। कैसे, तो डिकम्पोज करके हम लोग एक बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किए और सब लोग अपना अपना काम करने के बाद हम लोग को एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिल गया। ठीक है, आई होप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी समझ में आ रहा है। इसमें कुछ स्टेप्स भी फॉलो होते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप्स है, स्टेप नंबर 1 इज एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है क्या, किसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरा है चेकिंग फिजिबिलिटी। वो जो प्रॉब्लम है क्या वो फिजिबल है, क्या उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा कि आसमान से तारे तोड़ के लाइए, क्या ये संभव है, फिजिबल है। फिजिबिलिटी मीन्स इज इट पॉसिबल, उसको कहते हैं फिजिबिलिटी। तो पहले उसका फिजिबिलिटी चेक करेंगे, वो जो प्रॉब्लम मेरे पास आया क्या उसका सोल्यूशन पॉसिबल भी है कि नहीं है। अगर है तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे, डेवलपिंग एन एल्गोरिथम। उसका हम लोग स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से क्या क्या स्टेप प्रोसीजर फॉलो किया जाए, स्ट्रैटेजी फॉलो किया जाए जिससे कि मेरा काम हो सके। एल्गोरिथम जब सक्सेस हो गया उसके बाद हम लोग आते हैं कोडिंग सेक्शन में। उस एल्गोरिथम को कोड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उस कोड को टेस्ट करते हैं कि वो कोड कहीं कुछ एरर तो नहीं है। अगर एरर हुआ तो उसको डीबग करते हैं। बगिंग, बग मीन्स एरर, डीबग मीन्स रेक्टिफाइंग द एरर। टेस्ट करने के बाद डीबगिंग करते हैं। ठीक है, अगर कोई एरर आया तो एरर को डीबग करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, फिर से उस कोड को रन करते हैं। जब तक ये टेस्टिंग और डीबगिंग का काम फिनिश और लास्ट स्टेप तक नहीं पहुंचता तब तक हम लोग नहीं मानते हैं कि हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व आउट या सॉर्ट आउट हो गया। और एट द लास्ट जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी हो गया उसके बाद मेंटेनेंस भी हम लोग देते हैं। कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस का भी काम देखना पड़ता है। उसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम इन फ्यूचर भी जनरेट होता है तो उसको भी मेंटेन हम ही लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए टॉप बॉटम अप्रोच है। ठीक है, मतलब स्टेप 1 पहले, 2, 3, 4, 5 और 6 ये हमेशा एक सर्किल की तरह ही चलता रहेगा, एक साइकिल की तरह चलेगा और ये हमेशा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, होप इट इज क्लियर। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, हम लोग इसी में अलग अलग स्टेप्स भी देख लिए कि कैसे हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। उसको पहले एनालाइज करते हैं, उसको चेक करते हैं फिजिबल है कि नहीं। अगर फिजिबिलिटी सही है उसका एल्गोरिदम लिखते हैं, एल्गोरिदम को कोडिंग में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उस कोडिंग को टेस्ट करते हैं, डिबग करते हैं और लास्ट में मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस देते हैं उस प्रॉब्लम को कि वो फिर से रीअकर ना हो पाए। ठीक है, लास्टली कुछ एक्सरसाइज है मेरे पास, इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए तो समझ में आया कि नहीं कुछ। डैश इज अ ग्राफिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस। इसको सोच के रखिए, हम लास्ट में इसका आंसर बताएंगे। इन फ्लो चार्ट dash shaped boxes is used to depict input output instruction.
इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा शेप का फ्लो चार्ट, कौन सा शेप का बॉक्स आप फ्लो चार्ट में यूज करते हैं। थर्ड है डैश एंड डैश फॉर्म द ब्लूप्रिंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ब्लूप्रिंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए आपको किस किस चीज का जरूरत पड़ता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने के लिए। अभी हम लोग स्ट्रेटेजी अब जो यूज किए उसमें किस किस चीज का जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट है इन अ डैश फ्लो द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म्ड will depend on the result of represented the decision। मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसा या कौन सा ऐसा फ्लो होगा, कौन सा ऐसा बॉक्स होगा जो कि डिपेंड करता है उसका आंसर के उसका आंसर किस पे डिपेंड करता है, उसका रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है, उसके डिसीजन पर डिपेंड करता है। तो कौन सा बॉक्स यहाँ लगेगा वो आपको बताना है। द शेप ऑफ द सिंबल रिप्रेजेंटिंग अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन इज डैश। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए कौन से शेप का सिंबल आप यूज करते हैं। इफ स्टेटमेंट आर यूज्ड इन डैश स्टेटमेंट्स। किस स्टेटमेंट में, इफ स्टेटमेंट मीन्स कंडीशनल चेकिंग होता है, डिसीजन मेकिंग होता है। नेक्स्ट है एवरी डिसीजन बॉक्स हैज टू एरो कमिंग आउट, ट्रू या फॉल्स। हर एक डिसीजन बॉक्स से दो एरो निकलते हैं, क्या ये सही है। नेक्स्ट है सूडो कोड वेरीज फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अनदर, वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अनदर। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सूडो कोड अलग अलग होता है, क्या ये सही है। ठीक है, ये सब कुछ क्वेश्चंस थे, देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर पहला वाला है डैश इज अ ग्राफिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्या है इन फ्लो चार्ट डैश शेप्ड बॉक्स, इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम शेप बॉक्स यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है डैश एंड डैश फॉर्म द ब्लूप्रिंट, कौन, तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के हेल्प से ही हम लोग प्रोग्रामिंग कोडिंग का, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं। इन अ डैश फ्लो डिसीजन कंट्रोल फ्लो, डिसीजन जहां पे होगा वहीं पर आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा किसी भी एक डिसीजन पर। ठीक है, अगला क्या था द शेप ऑफ द सिंबल रिप्रेजेंटिंग अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। कैसा सिंबल, तो रेक्टेंगुलर शेप का सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट क्या था इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट के लिए डेफिनेटली डिसीजन कंट्रोल वंस अगेन। ओके, एवरी डिसीजन बॉक्स हैज टू एरोज कमिंग आउट, एकदम सही। देखिए अभी हम फिर से आप लोगों को दिखा भी देते हैं, ये जो कोडिंग था हम लोग का, ये कोडिंग में देखिए ये एक डिसीजन, ये एक डिसीजन, यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है, इस कंडीशन पे दो आंसर आपको मिल रहा है, या तो यस या तो नो। अगर यस हुआ तो आपको ये प्रोसेस करना है, अगर नो हुआ तो ये प्रोसेस करना है। ये जो फॉर्मूला है ये क्या कर रहा है, बोल रहा है कि एक प्रोग्रामिंग में दो आउटपुट, एक डिसीजन में दो आउटपुट ही हमेशा निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या था सूडो कोड वेरीज फ्रॉम वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अनदर। सूडो कोड अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग होता है, नो, फॉल्स है ये। क्यों, क्योंकि सूडो कोड का तो प्रोग्रामिंग से कोई मतलब ही नहीं, तो फॉल्स कोड है। इसके लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है, ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सेम होता है। ठीक है, होप इट इज क्लियर। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा टॉपिक कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो आप लोग फॉलो कीजिएगा जरूर। नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग होगा। ओके, फॉर दैट आप लोगों को क्या करना होगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना होगा इस आपके चैनल को ई लर्निंग क्लासेस, जिससे आप लोग को
बेनिफिशियल और बेनिफिट मिलता रहे, आप लोग को डिफरेंट टॉपिक का नॉलेज मिलता रहे, आप लोग अपने आप को इनहेंस कर सकें। कोई भी डाउट होगा तो आप हमको कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग this much for this video. We will meet with a new topic on next video.